जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस एग्जाम सॉल्यूशंस के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो से एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। फिजिक्स की स्पेशल सीरीज होगी जो कि अपकमिंग एयरफोर्स एग्जाम को टारगेट करके होगी। और इस वीडियो में इवन इस सीरीज में आपको वो क्वेश्चंस रूबरू होंगे जो कि एयरफोर्स के पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं। ये सिर्फ नाम के PYQs नहीं है, नाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं है, ये वाकई में वही क्वेश्चंस हैं जो कि डिट्टो एग्जाम्स में आए थे। अगर आपने प्रीवियस इंटक में एग्जाम दिया है तो आप जरूर रिलेट कर पाएंगे कि वाकई में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में हमें देखने को मिले होंगे। और काफ़ी सारे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आया था। दोस्तों, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने से ही आपको ये एक आइडिया मिलता है कि वाकई में एग्जाम का मॉड्यूल क्या रहने वाला है हमारे अपकमिंग एग्जाम के लिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी ये रहती है कि रिपीट भी हो सकते हैं और आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो के एंड में आपको अपना स्कोर बताना है और बताना है कि कौन सा क्वेश्चन आपसे गलत हुआ है। और खुद से हॉनेस्टली, अब एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा है तो खुद का इवैल्यूएशन जरूरी है। तो आप खुद से बिल्कुल पेशेंस के साथ वीडियो देखना और एंड में अपना स्कोर जरूर बताना। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन से, जो कि हमारा 2019 में 22 सितंबर को आया हुआ है। और दोस्तों, ये मैंने वेरियस रिसोर्सेज से कलेक्ट किए हैं काफ़ी मेहनत कर और मैं कंटिन्यू बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किए हैं। अपकमिंग दो वीडियो के लिए मैंने कंटेंट ऑलरेडी तैयार कर रखा है। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि ऊष्मागतिकी का यह नियम बताता है कि गर्म स्रोत से ली गई संपूर्ण ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित करना असंभव है। ये किस नियम के द्वारा हमें जानकारी मिलती है? 22 सितंबर 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। और इसमें गलती कहाँ होती है? लड़के इसमें कर देते हैं प्रथम नियम, जो कि बिल्कुल गलत है। दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है द्वितीय नियम, मतलब सेकेंड लॉ। ऊष्मागतिकी का सेकेंड लॉ इसमें से सही ऑप्शन है। अब शून्यवां नियम के बारे में जानते हैं। दोस्तों, अगर आज आ जाए क्वेश्चन कि शून्यवां नियम किसके बारे में बताता है, तो दोस्तों ये ताप की अवधारणा देता है। प्रथम नियम हमारा एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है। इसी साल 4 नवंबर को शायद क्वेश्चन आया था कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस पर बेस्ड है, तो एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है। आई होप आपको पता भी होगा। तो ये हो गया। अब पहला नियम हमारा बताता क्या है कि जो हमारा कोई भी अगर हम निकाय को पूरी ऊष्मा देंगे, डेल्टा क्यू होगा, वो आंतरिक ऊर्जा और कार्य के रूप में संचित होगी, मतलब इसमें रूप में व्यय होगी, खपत होगी इसमें। अब दूसरा नियम क्या बताता है, जो कि इस सेंटेंस के बारे में बता रहा, जो सेंटेंस है दूसरा नियम है। अब दूसरे नियम में ही हमारे ये जो आपने सुना होगा कार्नोट इंजन, जो कि एक काल्पनिक इंजन है, ईटा बराबर W/Q होता है। मतलब अगर हम दक्षता निकालना चाहें किसी भी कार्नोट इंजन की तो इस तरह से निकाल लेते हैं। और इससे एक क्वेश्चन और बनता है कि ईटा T2 और T1 मतलब स्रोत और सिंक के टेम्परेचर दिए रहते हैं केल्विन में, और इससे क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली आते हैं एग्जाम्स में, ये तो आपको पता होगा। और ये इसके 2-3 क्वेश्चन जो 2020 में 4 से 8 नवंबर में आए हैं, वो क्वेश्चन मेरे पास बहुत केयरफुली कलेक्टेड हैं। अब अपकमिंग वीडियोस में मैं उनसे आपको रूबरू जरूर कराऊंगा। तो आई होप आपको पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों, मैं आपको एक वीडियो का आंसर बताकर नहीं बढ़ूंगा, थोड़ा सा उसके बारे में बता दूंगा जिससे आपको बातें जो रिकॉल हो जाएं। अब ये हमारा 15 मार्च 2019 का क्वेश्चन है। एक सरल रेखा में गतिमान प्रोटॉन तीव्र चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है तो प्रोटॉन क्या अनुभव करेगा? अपनी गति और चाल की दिशा में क्या डेविएशन, क्या जो उनमें परिवर्तन महसूस करेगा, तो उसके बारे में बताना है। दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं, कोई भी कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में अगर समांतर गति करेगा तो वो सीधा सीधा ही आएगा और समांतर ही चला जाएगा। अगर वो परपेंडिकुलर इंटर करेगा, मीन्स 90 डिग्री पर इंटर करेगा, तो उसका पथ जो होगा वो होगा सर्कुलर। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, सर्कुलर होगा। और उसके अगर त्रिज्या की बारे में बात करें, त्रिज्या का फॉर्मूला होता है R बराबर mv/qv। अगर एंगल पर बात करें, किसी एंगल पर बोल दें तो यहाँ पर साइन थीटा ऐड कर देना है बस। और किसी भी कोण पर, ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, कि अगर कोई भी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत एक कण अगर इंटर करता है तो उसका एक कोई एंगल देकर एंगल पर अगर इंटर करता है तो उसका पथ कैसा होगा? तो उसका पथ होगा हेलिकल, सर्पिलाकार। तो ये दोस्तों हो गया क्वेश्चन नंबर 2। आई होप अब इसमें देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। दोस्तों देखिए, अगर समांतर आया है, समांतर ही निकल गया है, तो ना तो ये गति की दिशा में परिवर्तन महसूस करेगा, ना ही अपनी चाल में। तो इसमें से सही ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ना तो अपनी गति की दिशा में परिवर्तन महसूस करेगा और ना ही अपनी चाल में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या उचित है? अब इसमें जो लड़के हैं, कन्फ्यूजन के कारण गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं।
तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा हल्का नाभिक। मतलब सबसे जो मैंडेटरी थिंग है कि उसका जो न्यूक्लियस होना चाहिए वो लाइट होना चाहिए। तो इसमें से ऑप्शन हमारा ए सही है। इस क्वेश्चन को ध्यान रखना दोस्तों, रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत है इस बार भी। तो ये सितंबर 2019 में आ चुका है कि नाभिकीय संलयन में सबसे ज़्यादा मैंडेटरी थिंग है वो है हल्का नाभिक होना। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। किसी भी चक्रीय प्रक्रम में, ये इसी बार आया हुआ क्वेश्चन है। आई होप किसी न किसी भाई के एग्जाम में, किसी के शिफ्ट में जरूर आया होगा कि किसी चक्रीय प्रक्रम में क्या होता है, किया गया कार्य शून्य होता है या फिर इसके नीचे 3 ऑप्शन दिए होंगे। तो दोस्तों मैं इसका अगर सही ऑप्शन की बात करूंगा तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही ऑप्शन होगा। निकाय द्वारा किया गया कार्य, निकाय की ऊष्मा, मतलब जो इसका जो कार्य होगा वो ऊष्मा के बराबर होगा। और अब यहाँ से मैं आपको एक क्वेश्चन बता दूं कि यहाँ से क्वेश्चन डिविएट क्या करेगा, कन्फ्यूज क्या करेगा, इसी के बारे में। अब प्रथम नियम हमने पढ़ा है डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। मीन्स यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है वो जीरो है। तो मतलब आंतरिक ऊर्जा इसकी क्या रहती है, मतलब यहाँ पर जीरो मतलब है कि आंतरिक ऊर्जा इसकी क्या रहती है, नियत रहती है। आपको ध्यान रखना है चक्रीय प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा नियत रहती है। तो इसका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी सही हो जाएगा और बाकी बातें मैंने आपको यहाँ बता दी है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये क्वेश्चन आसान है और उतना ही इम्पॉर्टेंट है। आप देखें तो सूर्य का ताप द्वारा ज्ञात किया जाता है, मतलब किसके द्वारा, इसमें से कौन सा नियम है जो सूर्य के ताप को ज्ञात करने के लिए सबसे ज़्यादा मैंडेटरी है। तो उसका सही ऑप्शन है वीन का विस्थापन नियम। तो इसके द्वारा, अब वीन का विस्थापन नियम आपने पढ़ा होगा, गामा जो होता है 1/T के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये इसका सही जवाब होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्रांति कोण अधिकतम न्यूनतम होगा जब प्रकाश किरण जाती है। ये नेवी फरवरी में आपके एग्जाम हुए थे, उसमें क्वेश्चन आया हुआ था। और दोस्तों मैंने बहुत मेहनत करके ये क्वेश्चन टाइप किए हैं। तो आई होप आप मुझे अप्रिशिएट जरूर करेंगे। इस वीडियो को शेयर जरूर करना अगर आपसे पॉसिबल हो पाए। वैसे आप मुझे उतना ज़्यादा प्यार नहीं देते हैं जब भी मैं कोई स्टडी की वीडियो डालता हूँ। बाकी आप देखिएगा, अगर आपका सपोर्ट रहा तो दोस्तों मैं प्रॉमिस करता हूँ आपके ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा ना कि आप कहेंगे वाकई कि हाँ हमारी, आप खुद से इवेल्यूशन, आप खुद का इवेल्यूशन अच्छे से कर पाएंगे कि हमारी तैयारी किस स्तर की है एग्ज़ाम होने के पास। अब देखिए, क्रांतिक कोण अधिकतम न्यूनतम होगा, अधिकतम और न्यूनतम कब होगा, जब प्रकाश किरण जाती है। अब मुझे एक बार बताओ, क्रांतिक कोण का मतलब क्या होता है। क्रांतिक कोण में होता है मतलब कि मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम में डेंसर टू रेयर जाती है। अब यहाँ पर आप ऑप्शन देखेंगे, हीरे से वायु में भी डेंसर टू रेयर है, ग्लास टू एयर में भी डेंसर टू रेयर है, और जल और वायु में, ये तो कट गए हमारा, लेकिन कांच और वायु, तो मतलब यहाँ पर 3 ऑप्शन देख रहे हैं कि 3 में डेंसर टू रेयर जा रही है। तो ये क्या हो गया, एक सेकेंड मैं इसको, हाँ तो मतलब तीनों ऑप्शन में डेंसर टू रेयर जा रही है, लेकिन यहाँ पर लिखा है अधिकतम टू न्यूनतम। लेकिन आप देखेंगे, अगर आप इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखेंगे तो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है हीरे का 2.5, 12/5 होता है। फिर होता है एयर का, एयर का कितना होता है 1। तो मतलब सबसे ज़्यादा डिफरेंस है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में वो होता है हीरे और वायु में। अगर आपने क्रांति कोण की परिभाषा पढ़ी और रटे हुए हैं कि कांच से वायु या जल से, कांच से वायु या ग्लास से एयर, तो आप गलत कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे सही ऑप्शन है, इसमें मैक्सिमम टू मिनट में पूछा है, हीरे से वायु जाएगी, वायु में जाएगी, ये इनका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल निर्भर करती है। दोस्तों ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आपको बहुत आसान क्वेश्चन है और आपको सभी को आई होप आता भी होगा। इसमें दोस्तों जो ध्वनि की चाल होती है वो घनत्व और प्रत्याशा पर निर्भर करती है। वो v बराबर होता है अंडर रूट मतलब इलास्टिसिटी बटे डेंसिटी। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। अब मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन आपसे और पूछता हूं कि जो न्यूटन ने ध्वनि का सूत्र दिया था, उसने उसमें प्रक्रम जो है उसमें कौन सा माना था, आइडियाबैटिक माना था, आइसोचोरिक माना था। मतलब न्यूटन के सूत्र में प्रक्रम कौन सा था, समतापी था, रुद्धोष्म था, समायतनिक था, समदाबी था। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा और मैं मिस करता हूँ कि ये इसी बार का क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अनावेशित पृथक मतलब पृथक्कर चालक, एक अनचार्ज जो है डिस्चार्ज हमारा चालक है ए और एक चार्ज बॉडी है बी, अगर इनको समीप लाया जाए तब क्या होगा, इसी बार का क्वेश्चन है। और आई होप बाप ने से बहुत से लोगों ने इसे रिकॉग्नाइज कर लिया होगा कि किसके एग्जाम में आया था। तो दोस्तों इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो उसका चार्ज रहता है वो कांस्टेंट रहता है, जबकि जो उसका पोटेंशियल होता है वो डिक्रीज कर जाता है। तो इसमें से सही ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन सी होगा। आवेश स्थिर रहता है परंतु विभव जो है वो घट जाता है। तो इसमें से सही ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी है। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा और मैं चाहता हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर रख लेना, एक बार एग्जाम से पहले जरूर देख लेना। अब क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक उपग्रह के परिता दीर्घवृत्त में कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो इसकी चाल, मतलब एक उपग्रह है जो पृथ्वी के कक्षा में पृथ्वी के चारों ओर मतलब दीर्घवृत्ताकार चक्कर लगा रहा है। तो अब इसका वेग जो है
ये कहाँ होगा, मतलब इसकी चाल है वो कैसी होगी। तो इसका सही जवाब दोस्तों है कि जब जो बॉडी है, जो मतलब उपग्रह है, पृथ्वी के पास जितनी कम दूरी पर होगा तब वहाँ पर चाल ज़्यादा होगी, दूर होगा तो चाल मतलब कम होगी। तो इसमें से सही ऑप्शन की बात करेंगे, पृथ्वी के निकट न होने पर अधिक होगी। ऑप्शन इसमें से बी सही है कि पृथ्वी के निकट होगा तब चाल इसकी मैक्सिमम होगी। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको हाइट के बारे में बताया है और अपकमिंग वीडियोस में मैं आपको 2 से 3 वीडियो ऐसे दूंगा जिन एक वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि किन टॉपिक पर श्योर है आपने यूनिट पढ़ी होगी, लेकिन उन यूनिट के किस पार्ट से श्योर है कि आपका 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो उस पर मैं बात करूंगा। एक ऊष्मागतिकी निकाय के लिए निम्न में से कौन सा सत्य है। ये इसी बार के दोस्तों एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रोबेबिलिटी है कि इस बार भी आपके एग्जाम में रिपीट हो जाए। तो दोस्तों अब देखिए, इसमें से सही ऑप्शन में चूज़ करना है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि किसी भी रुद्धोष्म प्रक्रम में जो ऊष्मा का आदान प्रदान होता है, मतलब वो कितना होता है, 0 होता है। तो ऊष्मा मतलब जो कार्य किया जाता है वो मतलब जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है वो -du के बराबर होता है। मतलब कार्य माइनस आंतरिक ऊर्जा इक्वल टू, क्योंकि देखिए डेल्टा क्यू बराबर क्या होता है, du प्लस डेल्टा डब्ल्यू, किया गया कार्य प्लस आंतरिक ऊर्जा। लेकिन अगर ये हमारा 0 है, ऊष्मा 0 है, तो हम du बराबर कितना लिख सकते हैं, -w लिख सकते हैं। तो ये हमारे कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन सी में। तो इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, डेल्टा यू जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है वो कार्य के ऋणात्मक के इक्वल होता है। तो आप, आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपको कमेंट में अपना फीडबैक जरूर बताना है। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आप ऐसी प्रैक्टिस करा दूंगा एग्जाम से पहले और सारे प्रीवियस ईयर कराऊंगा। और अगर आप चाहें कहेंगे तो मैं सिनोनिम की वीडियो, सिनोनिम और वोकैब की भी वीडियो कंटिन्यू करूँगा जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। उनके लिए काफ़ी मेहनत लगती है दोस्तों, मुझे यूट्यूब पर रिव्यू देखने पड़ते हैं और भी जगह से कलेक्ट करना पड़ता है। तो मैं आपसे अप्रिसिएशन चाहता हूँ, आपका प्यार चाहता हूँ। तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना दोस्तों, और कमेंट में अपने आइडियाज़ जरूर शेयर करना। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। तो दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।